जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने आपके लिए VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर विद आंसर के साथ कवर किया हुआ है। अगर आप लोग गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं तो आप लोग 80% जो पेपर है एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप लोग गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं तो उसे आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है 9580023321। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। ये हमारी वेबसाइट है। जब इसको आप लोग सर्च करेंगे, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर कोड टाइप करना है BEGE 142। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंडिंग ड्रामा सॉल्व गेस्ट पेपर आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसको जो है बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट दी करेक्ट स्केच ऑफ दे दान की मैथी। क्या है? दे दान की मैथी। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रोनाउंसिएशन है सबका अलग अलग होता है, तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको स्पेलिंग याद रखनी है इनकी। क्या है? की KIMATHI। तो देदान की मैथी का हमको यहाँ पर क्या करना है, करेक्टर स्केच लिखना है, यानी उसमें कौन कौन सी गुण थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो देदान की मैथी इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले द ट्रायल ऑफ देदान की मैथी एंड ही इज portrayed as a brave, committed, and inspirational leader. As the head of the Mau Mau rebellion, Kimathi fights against British colonial rule in Kenya. His character represents the courage, suffering, and strength of those who fight for justice and freedom. This character sketch explores different sides of Kimathi, his leadership, beliefs, struggles, and importance in the play's message. तो यहाँ पर जो देदान की मैथी होती है वो क्या करती हैं, ब्रिटिश कॉलोनी के खिलाफ क्या करती हैं, फाइट करती हैं। तो वो क्या है, वो एक तरह की जो है पोर्ट्रेट मतलब की तस्वीर है एक ब्रेव बहादुरी की, कमिटेड की एंड इंस्पायरेशनल लीडर की। एज द हेड ऑफ द माऊ माऊ रेबेलियन, वो जो माऊ माऊ रेबेलियन की हेड थी, उन्होंने क्या किया, कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल के अगेंस्ट उन्होंने फाइट की। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट द करेज, उनका जो कैरेक्टर है वो करेज को रिप्रेजेंट करता है, सफरिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ those who fight for justice and freedom. This character sketch explored the different sides of Kimathi, his leadership, beliefs, struggles and importance in the play's message. तो यहाँ पर ये प्ले था दी ट्रायल ऑफ दी दान किमाथी का जो है वो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले में। ठीक है, इसके बाद तो सबसे पहले ए फियरलेस एंड इंस्पायरिंग लीडर। तो किमेथी इज सोन एज ए स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस लीडर। He speaks with passion and gives hope to others. यानी वो एक स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस लीडर थी। He speaks with passion के साथ वो बोलती थी and gives hope to other, और दूसरे लोगों को आशा देती थी। His presence alone motivates people to resist colonial rule. यानी कि जो उनकी प्रेजेंस यानी उनकी उपस्थिति ही लोगों को मोटिवेट करती थी कॉलोनियल के फाइट यानी कॉलोनियल के रेजिस्ट करने के लिए। He is deeply respected by his fellow fighters because he is not only brave but also willing to make sacrifices. यानी उसके जो फॉलोअर थे वो भी उसकी क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो ब्रेव नहीं थी, also willing to make sacrifice, वो खुद को बलिदान करने के लिए भी इच्छुक थी। He does not lead from behind, he is one of the front lines, rising his life for freedom of his people. His courage and determination make him a symbol of hope and resistance. यानी उसका जो करेज और डिटर्मिनेशन था उसने क्या किया, सिंबल ऑफ होप एंड रेजिस्टेंस को उसका सिंबल बना दिया। इसके बाद है डीप बिलीव इन जस्टिस एंड फ्रीडम। उसका क्या था, जस्टिस और फ्रीडम में गहरा विश्वास था। किमाथी बिलीव्स स्ट्रांगली दैट द केन्यान पीपल हैव टू राइट टू लिव फ्री फ्रॉम
colonial rule. This believes in the main reason he becomes a leader of the Mau Mau. He is not fighting for personal gain but for the good of his people and future generations. His goal is to see Kenya that is free, fair, and independent. His dedication to this goal never wavers, even when he is captured and put on trial. तो यहाँ पर किमेथी बिलीव्स स्ट्रांगली, वो गहरा विश्वास करती है दैट दी केन्या पीपल हैव टू राइट टू लिव फ्री, यानी केन्या के लोगों को आजाद होने का अधिकार है कॉलोनियल रूल से. दिस बिलीव्स इज द मेन रीजन ही बिकम्स ए लीडर ऑफ द माऊ माऊ. यही विश्वास जो है, इसी के कारण जो है वो माऊ माऊ की लीडर बनी थी. ही इज नॉट फाइटिंग फॉर पर्सन गेन, यानी कि वो अपने पर्सनल गेन के लिए फाइट नहीं कर रही थी, बट फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल, यानी वो अपने लोगों के लिए फाइट कर रही थी एंड फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए. हिज गोल इज टू सी केन्या, उसका एम था, गोल था कि वो क्या करे, केन्या को फ्री, फेयर एंड इंडिपेंडेंस देखे. हिज डेडिकेशन, उसका समर्पण टू दिस गोल नेवर वेवर्स इवन व्हेन ही कैप्चर्ड एंड पुट ऑन ट्रायल. उसका जो ये डेडिकेशन था वो भी गोल से हटा नहीं, यानी कि लक्ष्य से हटा नहीं, यहां तक कि जब उसको जो है कैप्चर किया गया और ट्रायल के लिए लाया गया था. इसके बाद है इंटरनल स्ट्रगल्स एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट. Although Kimathi is a strong leader, he also has moments of doubt. यानी कि वो स्ट्रॉन्ग लीडर थी, तब भी उसके अंदर क्या होते थे, इंटरनल स्ट्रगल, यानी कि आंतरिक जो है समस्याएं उत्पन्न होती थी, और उसके अंदर जो है मोरल कॉन्फ्लिक्ट होते थे, यानी कि उसमें खुद पर उसको डाउट हो जाता था कभी कभी. ही नोज दैट दी वायलेंस इज समटाइम नेसेसरी इन दी फाइट फॉर फ्रीडम. और वो जानती थी कि कभी कभी वायलेंस होना भी जो है फाइट फॉर फ्रीडम, यानी कि आजादी की लड़ाई के लिए कभी कभी जो है वायलेंस भी हो जाता है और वो आवश्यक भी होता है. बट ही डज नॉट एंजॉय इट, लेकिन वो इसको एंजॉय नहीं करती थी. ही वरीज अबाउट द लाइफ लॉस्ट इन द स्ट्रगल. वो चिंतित रहती थी जो भी इस स्ट्रगल में जो लोग मर जाते थे. दीज इन स्ट्रगल सो दैट ही इज ह्यूमन. ये जो उसका अंतर्द्वंद था ना, वो क्या करता है, वो दर्शाता है कि वो एक ह्यूमन है, नॉट जस्ट ए सिंबल, वो कोई सिंबल नहीं है. ही फील्स द पेन ऑफ हिज पीपल एंड द वेट ऑफ चॉइसेस ही मस्ट मेक. वो क्या करती थी, लोगों के जो अपने लोग थे उनके दुख को फील करती थी. दीज मूवमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेक हिज कैरेक्टर मोर रियल एंड रिलेटेबल. यानी कि यही जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये कॉन्फ्लिक्ट का मूवमेंट था, ये जो है उसके कैरेक्टर को मोर रियल और रिलेटेबल बनाता है. तो यहाँ पर क्या होता है, वो कहती हैं, जो किमैथी है वो कहती हैं कि कभी कभी आजादी के लिए जो है युद्ध में, फाइट में, लड़ाई में वायलेंस होना भी जरूरी होता है, लेकिन वो इसको क्या करती हैं, इसका खुशी नहीं मनाती, यानी इसका जश्न नहीं बनाती हैं, बल्कि वो चिंतित होती हैं जो लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं या फिर इस स्ट्रगल में मारे जाते हैं. दीज इनर स्ट्रगल सोज दैट ही इज ह्यूमन. ये जो उनके अंदर अंतर्द्वंद चलता है ना, ये दर्शाता है कि वो एक ह्यूमन है, मानव है, नॉट जस्ट ए सिंबल, कोई सिंबल नहीं है. हिज फील्स द पेन ऑफ हिज पीपल. वे अपने लोगों के दुख को महसूस करती हैं. इसके बाद एक कनेक्शन टू दी कल्चरल एंड हिस्ट्री. उनका जो है कल्चर और हिस्ट्री के साथ कनेक्शन था. किमैथी इज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल लीडर, ही इज आल्सो डीपली कनेक्टेड टू हिज कल्चर एंड ट्रेडिशंस. वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थी, बल्कि क्या थी, डीपली कनेक्टेड टू हिज कल्चर. वो अपनी संस्कृति डीपली कनेक्टेड थी, एंड ट्रेडिशंस मतलब कि परंपराओं से कनेक्टेड थी. हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर वारिमा इज स्पेशली इंपॉर्टेंट. सी रिमाइंड्स हिम ऑफ देयर pupils हिस्ट्री, वैल्यूज एंड स्ट्रगल्स. यानी जो रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर के साथ उसका रिलेशनशिप था ना, वारिमा, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट. सी रिमाइंड्स, वो क्या करते, रिमाइंड्स करती हैं हिम ऑफ देयर पीपल्स हिस्ट्री, वैल्यूज, स्ट्रगल्स. दिस कनेक्शन गिव्स हिम स्ट्रेंथ एंड रिमाइंड्स हिम व्हाई द फाइट इज नेसेसरी. ये जो कनेक्शन था ना, वो क्या करता था, उसको स्ट्रांग बनाता था और उनको रिमाइंड करता था कि ये जो फाइट है क्यों जरूरी है. थ्रू किमैथी इज the play shows how important is to remember and protect one's cultural identity, especially under foreign rule. इसके बाद है strategic and intelligent fighter. Kimathi is also a smart and strategic thinker. He understands how the colonial system works and finds clever way to fight back. He helps organize the Mau Mau fighters and plans guerrilla tactics to resist the British. His ability to lead both emotionally and intellectually makes him an effective leader. तो यहाँ पर क्या है, जो किमैथी है वो आल्सो स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर है. वो जानती है कि हाउ कॉलोनियल सिस्टम वर्क्स, यानी कॉलोनियल सिस्टम कैसे, उपनिवेश जो उपनिवेशवाद था वो कैसे काम करता है,
एंड फाइंड क्लेवर वेज टू फाइट बैक, और जो है कैसे जो है आसानी से चतुराई से जो है पीछे से फाइट बैक करनी है। ही हेल्प्स ऑर्गेनाइज द माओ माओ फाइटर्स एंड प्लेन्स गोरिल्ला टैक्टिक्स टू रजिस्ट द ब्रिटिश पीपल। यानी कि वो क्या करती है, ही हेल्प्स ऑर्गेनाइज द माओ माओ फाइटर्स, यानी वो क्या करती है माओ माओ फाइटर्स को ऑर्गेनाइज करती है, एंड प्लान्स गोरिल्ला टैक्टिक्स टू रजिस्ट द ब्रिटिश, और वो क्या करती है जो है गोरिल्ला टैक्टिक जो है प्लान करती है ब्रिटिश को रजिस्ट करने के लिए। हिज एबिलिटी टू लीड बोथ इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली मेक हिम एन इफेक्टिव लीडर। इसके बाद ए सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड जस्टिस थ्रू आउट द प्ले, किमेथी इज शोन एज समवन विलिंग टू सफर एंड इवन डाई फॉर जस्टिस। His trial is unfair, but he refuses to give in. He stands up to the British court with pride and dignity, showing the strength of his beliefs. His courage in the courtroom shows that he is not just fighting with weapon, but also with truth and conviction. तो यहाँ पर क्या होता है, उसको जब कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया जाता है उसके साथ वहां पर अनफेयर होता है, फिर भी वहां पर क्या करती है वो डिग्निफाई के साथ खड़ी रहती है, जो उसके स्ट्रेंथ एंड बिलीफ्स को दिखाता है। हिज करेज इन द कोर्ट रूम शोज, उसका जो करेज है वो दिखाता है, इज नॉट जस्ट फाइटिंग विथ वीपन्स, यानी वो हथियारों के साथ नहीं लड़ रही थी बल्कि आल्सो विथ ट्रूथ, यानी कि सच के साथ और जो है कन्विक्शन के साथ लड़ रही थी। Human and heroic, the plays does not present Kimathi as a perfect person. Instead, he is shown as a complex human being with strength and weakness. He feels fear, doubt and pain, but he also shows great courage and wisdom. कभी कभी उसको डर भी लगता था और डाउट भी होता था और पेन भी होता था, but he also shows great courage and wisdom. This realistic portrayal helps the audience understand the true cost of leadership and sacrifice made by those who fight for freedom. ये जो है ना पोर्ट्रायल हेल्प्स दी ऑडियंस अंडरस्टैंड की ट्रू कॉस्ट ऑफ लीडरशिप की जो ट्रू कॉस्ट ऑफ क्या है, और सेक्रीफाइस मेड बाय दोज हु फाइट फॉर फ्रीडम। तो यहाँ पर ये सभी कैरेक्टर स्केच में आपको लिखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए देदान की मैत्री का जो है किमेथी का जो है आप लोगों को कैरेक्टर स्केच बताना है, तो आप यही हेडिंग लिखेंगे, ए फियरलेस एंड इंस्पायरिंग लीडर, डीप बिलीफ इन जस्टिस एंड फ्रीडम, इंटरनल स्ट्रगल्स एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद कनेक्शन टू कल्चर एंड हिस्ट्री, स्ट्रेटेजिक एंड इंटेलिजेंट फाइटर, ए सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड जस्टिस। उसके बाद ह्यूमन एंड हीरोइक। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन देंगे। तो देदान किमेथी इज पावरफुल एंड मीनिंगफुल कैरेक्टर इन द ट्रायल ऑफ देदान किमेथी। He represents the struggle of the Kenyan people against colonialism. Through his strength, intelligence, and cultural pride, and deep beliefs in justice, he becomes a symbol of resistance. At the same time, his human side, his doubts, emotions, and relationships make him deeply relatable and inspiring figure. Kimathi's character reminds us that the fight for freedom is difficult and painful, but is also necessary and full of hope. तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, जो किमेथी होती है वो पावरफुल, यहाँ पर जो कैरेक्टर उनको दिखाया गया है वो क्या करती है, एक स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है केन्यन पीपल के लिए जो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे थे। थ्रू हिज स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंट, कल्चरल प्राइड एंड डीप बिलीफ इन जस्टिस, ही बिकम्स ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। एट द सेम टाइम उसके अंदर जो डाउट, इमोशंस भी आ जाते थे जो उसको क्या करते थे, इस जो स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं, इंस्पायरिंग फिगर। Kimathi's character reminds us that the fight for freedom is difficult and painful, यानी कि जो किमाथी का जो कैरेक्टर है वो हमको रिमाइंड्स करता है, यानी कि दिखाता है कि फ्रीडम के लिए जो फाइट थी वो डिफिकल्ट थी और पेनफुल थी, बट इज आल्सो नेसेसरी एंड फुल ऑफ होप, और ये जरूरी भी थी और ये होप से भरी हुई भी थी। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है वहां पर हम डाल देंगे, तो वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट व्यूज ऑफ द जस्टिस सिस्टम इमर्ज फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन द जज एंड देदान किमेथी इलॉबरेट। यानी कि जब देदान किमेथी को ट्रायल के लिए बुलाया जाता है तो जज और जो है देदान किमेथी के बीच जो बात होती है उससे हमको यहाँ पर जो जस्टिस सिस्टम का एक व्यू देखने को मिलता है, तो वो कौन सा व्यू होता है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। द एक्सचेंज बिटवीन जज हेंडरसन एंड देदान किमेथी इन द प्ले ऑफ ट्रायल ऑफ देदान किमेथी reveal a strong and clear critique of the colonial justice system. Through their interaction, the play shows that the justice
system under colonial rule was not fair, impartial, and legitimate. Instead, it was a system designed to serve the interests of colonial rulers while oppressing the colonized people. The conversation between the judge and Kimathis bring out many important ideas about how the colonial code worked and why Kimathis and many other rejected it. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जब किमैथी को जो है ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, तो ये जो ट्रायल होता है, जो कोर्ट होता है, वो कॉलेज सिस्टम के अंडर में होता है। तो यहाँ पर उसके साथ क्या होता है, अनफेयर होता है, इम्पार्शियलिटी होती है। तो यही सब कुछ जो है यहाँ पर हम लोग बात करें कि उसमें जो है क्या क्या, जो कौन सा यहाँ पर जो है कॉलोनियल सिस्टम में जो कोर्ट का व्यू हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो कोर्ट था ना, ये तो औपनिवेशिक के तहत था। तो यहाँ पर जो भी औपनिवेशिक लोग होते थे उनके साथ यहाँ पर क्या होता था, इनजस्टिस होता था। इसके बाद देखते हैं इललिजिटिमेसी ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अवैधता। तो वन ऑफ द मेन आइडियाज दैट कम आउट ऑफ द एक्सचेंजेस इन द क्वेश्चन ऑफ लिजिटिमेसी, Dedan Kimathi refuses to recognize the authority of the code because it was set up by the British colonial government। वो क्या करती है, ये अथॉरिटी होती है यानी कोर्ट को क्या कर देती है, डिनाई कर देती है, क्योंकि इट वाज सेट अप बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, द फॉरेन पावर रूलिंग ओवर केन्या विदाउट द कंसेंट ऑफ इट्स पीपल। और यहाँ पर जो फॉरेन पावर थी वो केन्या के ऊपर रूल कर रही थी बिना उनके कॉन्सेंट की। किमाथी आर्ग्यूज दैट दिस कोड हैज नो राइट टू जज हिम, यानी कि कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है कि उसको जज करे, और हिज फेलो केन्यास और केन्यास के लोगों को। फॉर हिम द कोड इज नॉट न्यूट्रल प्लेस वेयर जस्टिस इज सर्व। यहाँ पर जो कोर्ट है वो न्यूट्रल नहीं है, इट इज ए टूल यूज्ड बाय कॉलोनाइजर्स टू कीप देयर कंट्रोल एंड पावर। ये एक जो टूल है जो कॉलोनियल लोगों के द्वारा यूज किया जाता था देयर कंट्रोल एंड पावर के लिए। This shows that the colonial justice system was not expected by the colonized people as fair or lawful. Instead, it was seen as the part of the large system or colonial operation। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि जो colonial justice था, वो सिस्टम था, वो किनके द्वारा, colonized यानी कि औपनिवेशित लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। एज फेयर यानी यहाँ पर क्या, कोई फेयर नहीं होता था, और ये लॉफुल यानी पर कोई भी कानून नहीं होते थे। तो ये क्या था, जो लोग औपनिवेशित थे, औपनिवेशित का मतलब जो लोग गुलाम थे, वो लोग क्या कर रहे थे, और केन्या के जो लोग गुलाम थे उन्होंने क्या किया, जो कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम था यानी कि उपनिवेशवाद का जो न्यायालय था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद है रेशियल इनइक्वालिटी इन दी कोर्ट। ये न्यायालय में नस्लीय क्या है, नस्लीय असमानता देखने को मिलती है। दी प्ले आल्सो हाईलाइट दी रेशियल इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन दी जस्टिस सिस्टम। इन दी कोर्ट रूम अफ्रीकन्स एंड यूरोपियंस आर ट्रीटेड डिफरेंटली, यानी कि यहाँ पर जो अफ्रीकन्स और यूरोपियन को ट्रीट डिफरेंटली, अलग अलग ट्रीट किया जाता था, विच इज सिम्बोलाइज्ड बाय हैविंग सेपरेट बेंचेस फॉर देम। दिस सेग्रेशन रिफ्लेक्ट द बिगर सोशल एंड लीगल इनइक्वालिटीज ऑफ colonial Kenya। Europeans who were the colonizers and had better rights and privileges, while Africans were treated unfairly under the law. This clear racial divide shows that the law was not applied equally to all the people. Instead, it protected the interests of the colonizers and discriminated against the Africans. The court, therefore, was part of a system that kept Africans in a lower and weaker position। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अफ्रीकन्स होते हैं और जो यूरोपियंस होते हैं उनके साथ जो अलग अलग व्यवहार किया जाता है, ये हमको दिखाता है कि उनके बीच कैसा जो है नस्लीय भेदभाव चल रहा था। यहाँ पर क्या होता है, जो यूरोपियंस होते हैं, यूरोपियंस जो कोलोनाइजर्स होते हैं, उनके साथ क्या, उनको जो है बेटर राइट्स और प्रिविलेज दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। और जहां अफ्रीकन्स वर ट्रीटेड अनफेयरली अंडर द लॉ, और उनके साथ जो अनफेयर किया जाता, अफ्रीकन्स के साथ अनफेयर किया जाता था। दिस क्लियर रेशियल डिवाइड शोज दैट द लॉ वाज नॉट अप्लाइड इक्वली टू द ऑल पीपल, यानी कि जो कॉलोनियल लॉ था ना, वो इक्वली लोगों पर अप्लाई नहीं होता था। इंस्टीड इट प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ कोलोनाइजर्स। ये क्या करता था, कोलोनाइजर्स के जो है इंटरेस्ट उनको प्रोटेक्ट करता था। एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द अफ्रीकन्स, और अफ्रीकन्स के साथ क्या करता था, डिस्क्रिमिनेट करता था। The court there was a part of system that kept Africans in a lower and weaker position। जो ये कोर्ट था ना, वो अफ्रीकन्स को लोअर एंड वीकर पोजीशन पर रखता था। इसके बाद रिजेक्शन ऑफ कॉलोनियल लॉ। तो उन्होंने क्या किया,
औपनिवेशिक कानून का बहिष्कार, to Kimethi's refusal to answer the judge questions and his defense of the court's procedures demonstrate his rejection the colonial legal system। यानी जो किमेथी होती है ना, वो क्या कर देती है, जज के जो क्वेश्चंस का उनको आंसर देने से मना कर देती है। मना करने का मतलब है कि वो जो है कॉलोनियल जो लीगल सिस्टम है उसको ही रिजेक्ट कर रही है। बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कोर्ट प्रोसेस, किमाथी shows that he does not accept the authority of fairness of the colonial law. For him, the law was not something to obey because it was created and enforced by an oppressive regime. His silence and defiance become a form of protest against the unjust system. This rejection reflects that the feeling of many Africans who saw colonial law as a tool to suppress their rights and freedoms। तो यहाँ पर जो किमेथी होती है वो जज के आंसर देने को मना कर देती है, और वो जो किमेथी सोच दिखाती है कि दैट ही डज नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ फेयरनेस ऑफ द कॉलोनियल लॉ, यानी कि वो जो कॉलोनियल लॉ की अथॉरिटी है फेयरनेस की उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। फॉर हिम द लॉ वाज नॉट समथिंग टू ओबे बिकॉज इट वाज क्रिएटेड एंड इम्पोज्ड बाय द ऑपरेसिव रिजाइम। हिज साइलेंस एंड डिफियंस बिकम ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट सिस्टम। उसका शांत रहना क्या दिखाता है, वो जो है दिखाता है कि वो अनजस्ट जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। दिस रिजेक्शन रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ द मैनी अफ्रीकन्स हु सा कॉलोनियल लॉ एज ए टूल टू सप्रेस देयर राइट्स एंड फ्रीडम। इसके बाद जस्टिफिकेशन फॉर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का औचित्य यहां पर देखते हैं तो क्या है। तो Kimathi's defense is not just about the personal anger or pride, it is a political act that challenges the entire colonial system. By refusing to acknowledge the court, Kimathi is also standing up the wider struggle for Kenya's independence. He is showing the colonial system cannot be trusted or respected because it is based on injustice. His behavior justifies the fights against colonialism and support the ideas that resistance is necessary to achieve freedom and equality. In this way, the exchange shows that the colonial justice system is deeply connected to the political situations and the fight for liberation। यहाँ पर क्या होता है, जो किमेथी होती है वो शांत रहती है, वो कुछ भी वहां पर जो है कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं करती है। तो यहाँ पर जो ये एक्नॉलेजमेंट नहीं करती तो ये दिखाता है जो केन्या है, सॉरी जो किमेथी है वो क्या कर रही है, जो यहाँ पर जो कॉलोनियल सिस्टम का अनजस्ट सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ क्या कर रही है, एक प्रोटेस्ट कर रही है। तो वो वही जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन फॉर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वो क्या करती है, वो करती है प्रतिरोध का औचित्य, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसका क्या करती है, जस्टिफिकेशन दिखाती है। इसके बाद है टू लॉज टू जस्टिस। The play makes it clear that are two laws or two justice, one of the other colonizers are one of the colonized. This means that the law works differently depending on the person's race and status. Europeans enjoy privileges and fair treatments, while Africans face discrimination and harsh punishment. This double standard shows that the justice system was unfair, and that is mentioned in the power imbalance between the colonizers and colonized. The presence of two different systems of justice highlights the need of a complete change to create real fairness and equality। तो यहाँ पर टू लॉज टू जस्टिस, यहाँ पर क्या थे, टू लॉ थे, यानी कि अफ्रीकन्स के लिए अलग लॉ थे और यूरोपियंस के लिए अलग लॉ थे। तो यहाँ पर दिखाया गया है कैसे जो है अफ्रीकन्स जो है और जो है यूरोपियंस के साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ पर यूरोपियंस होते हैं वे इंजॉय करते हैं प्रिविलेज के अधिकारों को, फेयर ट्रीटमेंट उनके साथ होता है, वाइल अफ्रीकन्स फेस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और हार्श पनिशमेंट उनको मिलता है। दिस डबल स्टैंडर्ड शोज दैट द जस्टिस सिस्टम वाज अनफेयर एंड दैट इज मेंशन्ड द पावर इम्बैलेंस बिटवीन कोलोनाइजर्स एंड कोलोनाइज्ड। इसके बाद हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे फ्रॉम द एक्सचेंजेस बिटवीन जजेस हेंडरसन एंड Dedan Kimathi, the view of the colonial justice system that emerged is very critical and negative. The code is shown as illegitimate, unfair, and racist, serving only to protect colonial power and suppress the African people. Kimathi's defiance highlights the rejection of the system by those who were oppressed. The play used their interaction to expose the injustice of colonial rule and to justify the struggle of Kenya's independence.
In sense, the justice system under colonialism was not about the true justice, but about maintaining control, and that this is why it was made with resistance and demands for change. तो यहाँ पे कंक्लूजन में आपको ऊपर जो आपने लिखा है उसी को आपको कंक्लूजन में लिखना होता है। तो कंक्लूजन में बताया गया है कि कैसे यहाँ पर जो है यूरोपियंस अफ्रीकन का जो है इनजस्टिस किया जाता है, और यहाँ पर जो कोर्ट है वो क्या करता है, यहाँ पर जो है कोलोनाइज जो लोग हैं यानी कि जो औपनिवेशिक लोग हैं उनके साथ यहाँ पर जो है फेयर जो है ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन दी लिप्स ऑफ महेंद्र नाथ एंड सावित्री। तो यहाँ पर जो महेंद्र नाथ एंड सावित्री जो है वो हाफ वे हाउस यानी कि मोहन राकेश का जो आधे अधूरे नाटक है ना, आधे अधूरे नाटक है उससे लिया गया है। तो यहाँ पर स्टोरी क्या है, थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे इसका जो उनके इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ता है, इम्पैक्ट जो उनके महेंद्र नाथ और सावित्री के जीवन पर इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जो स्टोरी होती है उसमें क्या होते हैं, जो महेंद्र नाथ और सावित्री दो जो है हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बच्चे का नाम होता है, एक का नाम अशोक होता है, बिन्नी और किन्नी होते हैं। नाटक में जो है महेंद्र नाथ जो होता है ना वो नौकरी में असफल रहता है और जीवन से निराश होता है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वो निराश रहता है। जबकि जो सावित्री है वो महत्वाकांक्षी है और अपने जीवन को अधूरेपन से जूझ रही होती है। वह अपने पति में वह सब कुछ नहीं पाती जो वो चाहती है और जीवन में संतुष्टि के लिए दूसरों पुरुषों की ओर आकर्षित होती है। नाटक में क्या दिखाया गया, परिवार के सदस्यों के बीच संवादहीनता होती है, यानी कि जो महेंद्र नाथ होते हैं और सावित्री एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं वहां पर, और अलगाव का जो है वहां पर उजागर देखने को मिलता है। और वो लोग क्या करते हैं, सावित्री और महेंद्र नाथ एक दूसरे को समझने में जो है नाकाम रहते हैं। और इसके बाद जो है ये तीनों लोग जो हैं, इनके बच्चे 3 बच्चे और जो महेंद्र नाथ और सावित्री जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ जीते रहते हैं। तो यही स्टोरी में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनमें कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं उसके बारे में ये पूरा जो है आपका नॉवेल रहता है। तो इन मोहन राकेश प्ले हाफ वे हाउस द इकोनॉमिक क्राइसिस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ द मेन कैरेक्टर्स महेंद्र नाथ एंड सावित्री। जो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ मेन कैरेक्टर महेंद्र नाथ एंड सावित्री के जो है कैरेक्टर है उसको चेंज करने में। द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे फेस अफेक्ट नॉट ओनली देयर मटेरियल कंडीशंस बट आल्सो देयर फैमिली रिलेशंस। जो यहाँ पर फाइनेंशियल जब जो है क्राइसिस आता है तो यहाँ पर क्या होता है, नॉट जस्ट उनका जो है मटेरियल कंडीशन मतलब कि खान पान पर असर पड़ता है, बल्कि उनके फैमिली रिलेशनशिप पर भी असर पड़ता है, पर्सनल आइडेंटिटीज एंड इमोशनल वेलबींग। दिस क्राइसिस फोर्सेस बोथ ऑफ देम टू एडजस्ट टू न्यू रोल्स एंड डील विद चैलेंजेस दे हैड नेवर एक्सपेक्टेड। इसके बाद देखते सबसे पहले देखते हैं इम्पैक्ट ऑन महेंद्र नाथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो महेंद्र नाथ लाइफ चेंजेस ड्रामेटिकली ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस। Earlier, he was the head of the family and the main provider. However, as the crisis hits, he loses his job and struggles to find work, which leads to a big loss of respect and identity. जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो वो क्या करता है, अपना जो जॉब होती है इसकी वो जॉब छूट जाती है और वो अपनी काम की तलाश में स्ट्रगल करता है। और सबसे पहले तो जब वो उसके पास नौकरी थी तो वहां पर क्या था, वो जो फैमिली में हेड था, लेकिन जब उसकी नौकरी छूट जाती है तो वो क्या करता है, वर्क के लिए स्ट्रगल करता है और यहाँ पर जो उसकी रेस्पेक्ट भी वहां पर जो है उतनी नहीं रह जाती जितनी पहले थी। तो लॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड रेस्पेक्ट, महेंद्र नाथ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ इज डीपली टाइड टू हिज एबिलिटी टू अर्न मनी एंड सपोर्ट हिज फैमिली। जो महेंद्र नाथ होता है वो चाहता है कि वो पैसा कमाए और अपने जो है फैमिली को सपोर्ट करे। व्हेन ही लॉसेस हिज जॉब, जब वो अपनी जॉब खो देता है, he feels like he has lost his place in the family and society। जब उसकी नौकरी छूट जाती तो उसको लगता है कि उसने फैमिली और सोसाइटी में जो है सब कुछ खो दिया है। This painful because society often judges a man's success by his financial status। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी क्या करती है, मैन के सक्सेस को उसके जो है फाइनेंशियल स्टेटस से जज करती है। इनसाइड द फैमिली महेंद्र नाथ स्टार्ट्स नोटिसिंग दैट द अदर्स ट्रीट हिम डिफरेंटली, यानी कि उसको जो लोग है अदर जो है घर के जो लोग हैं उसको डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। दे आर कॉन्स्टेंट स्नब्स एंड लैक ऑफ रेस्पेक्ट, उसको रेस्पेक्ट नहीं देते थे। दिस हर्ट्स हिम डीपली बिकॉज ही यूज्ड टू बी डिसीजन मेकर एंड द पर्सन एवरीवन लुक्ड अप टू। यानी कि जब पहले उसके पास नौकरी थी तो वो क्या करता, सारी डिसीजन लेता था
और जो है लोग उसकी तरफ जो है ध्यान देते थे, लेकिन जब उसकी नौकरी छूट गई तो लोगों ने उस पर ध्यान देना कम दिया और उसकी रेस्पेक्ट भी कम कर दी। इसके बाद इरोएशन ऑफ सेल्फ स्टीम, सिंस महेंद्रनाथ कैन नॉट अर्न मनी एनी मोर। जब से जो महेंद्रनाथ वो पैसा नहीं कमाने लगता है, ही हैज टू डिपेंड ऑन हिज फ्रेंड जुनेजा फॉर फाइनेंशियल हेल्प। वो क्या करता है, अपने फ्रेंड जो जुनेजा उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। दिस डिपेंडेंसी इज हार्ड ऑफ हिम टू एक्सेप्ट बिकॉज इट मेक्स हिम फील वीक एंड इनकेपेबल। यानी कि ये जो डिपेंडेंसी होता है वो बहुत ही हार्ड तरीके से एक्सेप्ट करता है, बिकॉज इट मेक्स हिम फील वीक एंड इनकेपेबल। ये जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो क्या करती है, इसको फील वीक फील कराती है और इनकेपेबल फील कराती है। His self-esteem suffers because he feels like burden on others rather than the pillar of the strength of his family। वो क्या करता है, वो फील करता है कि वो किसी दूसरे पर बर्डन बन रहा है, और जहां वो पहले अपने जो है फैमिली की पिलर यानी कि स्ट्रेंथ हुआ करता था। The more he realized on others, the more he questions his own importance and his place in the family। और वो रियलाइज करता है कि वो अपने से क्वेश्चन करता है कि उसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस है अपनी फैमिली में। इसके बाद मेंटल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, द प्रेशर ऑफ द प्रोवाइड एंड रिपीटेड फेलर्स टू फाइंड जॉब टेक ए सीरियस टोल ऑन महेंद्रनाथ मेंटल हेल्थ। यानी कि वो लगातार जो नौकरी पाने की कोशिश करता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। ही फील्स एंजियस एंड स्ट्रेस ऑल द टाइम। वो क्या करता था, हमेशा चिंतित रहता था और स्ट्रेस रहता था। हिज वरीज अबाउट द फ्यूचर एंड द वेल बीइंग ऑफ हिज फैमिली keep him awake at night. This emotional strain makes it difficult for him to communicate openly with his wife, and he often withdraws into himself, which adds to his sense of isolation। यानी कि वो अपने जो है वाइफ से भी खुलकर बात नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी, और वो खुद से भी सही से जो है बात नहीं कर पाता था, और वो हमेशा अकेला अकेला रहता था। तो ये सारी चीजें जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो ये सारी चीजें जो है इम्पैक्ट महेंद्रनाथ पर पड़ा। अब बात करते हैं कि सावित्री पर क्या इंपैक्ट पड़ा। सावित्री's life also changes because of the economic crisis, but in different ways. She is forced to step out her traditional role and take on more responsibilities to help the families survive। यानी कि यहाँ पर जो उसके ऊपर असर तो पड़ता है लेकिन डायरेक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट पड़ता है। He forced to step out traditional role, उसने क्या, उसको जो है फोर्स किया जाता है कि वो अपने ट्रेडिशनल जो पारंपरिक रोल है उससे बाहर आए और टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली सर्वाइव, और अपने फैमिली के लिए जो है मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले। शिफ्ट इन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू महेंद्रनाथ इनएबिलिटी टू अर्न, सावित्री टेक्स द इनिशिएटिव टू लुक फॉर वर्क एंड मैनेज द हाउस होल्ड फाइनेंशियल। जब यहाँ पर महेंद्रनाथ को नौकरी नहीं मिलती है, वो पैसा कमाने में असफल रहता है, तो सावित्री क्या करती है, एक इनिशिएटिव लेती है और अपना जो है खुद काम की तलाश करती है, और जो है चाहती है कि वो जो है घर के जो खर्चे हैं उनको मैनेज करें। दिस शिफ्ट इज ए बिग चेंजेस फ्रॉम द यूजुअली फैमिली रोल्स वेयर द मैन वाज प्रोवाइडर एंड द वुमेन मैनेज द होम। अब ये क्या करते हैं, जिसमें बिग चेंज होता है, जैसे स्टार्टिंग में जो परंपरा है कि जो मैन होगा यानी कि जो आदमी होगा वो घर के क्या करेगा, जो घर के खर्चे वो करेगा, और जो औरत होगी, जो वुमेन होगी, वो घर के काम को देखेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, महेंद्रनाथ घर पर बैठे हैं और सावित्री बाहर से जो है काम कर रही हैं, तो यहाँ पर एक बिग चेंज देखने को मिलता है। सावित्री बिकम्स द न्यू ब्रेड विनर विच चेंजेस द पावर बैलेंस इन द फैमिली। शी मूव्स फ्रॉम ए बीइंग सपोर्टिव वाइफ टू एन असर्टिव वुमेन ट्राइंग टू कीप हर फैमिली अफ्लोट। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब पावर चेंज हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर सावित्री पैसा कमा के लाती है, तो सावित्री के पास पावर ज्यादा रहती है और वो अपने फैमिली को सपोर्ट करती है। इसके बाद इंक्रीज बर्डन एंड स्ट्रेन टेकिंग ऑन बोथ हाउस होल्ड ड्यूटीज, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्निंग मनी पुट्स ए हैवी बर्डन ऑन सावित्री, क्योंकि उसको घर का भी काम करना है और जो है बाहर से पैसा भी कमाना है। इस पर क्या, उस पर जो है डबल बर्डन पड़ रहा था। सी हैज टू वर्क हार्ड एंड स्टिल मैनेज द होम। वो वर्क हार्ड कर रही थी यानी कठिन मेहनत भी कर रही थी, स्टिल मैनेज द होम यानी कि घर को मैनेज करने के लिए, विच लीव्स हर मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड। The pressure to succeed in new role and keep the family together affect her well-being. She faces stress and fatigue, but feels she has no choice but to keep going to sake of her family. इसके बाद relationship strain, तो changes in their roles lead to problems between Savitri and Mahendranath. The shift in powers created misunderstandings and lack of the trust between them.
यानी कि जब पावर का चेंजमेंट हो जाता है तो वहां पर उनके बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और यहाँ पर जो है दोनों के बीच ट्रस्ट का लैक होता है, ट्रस्ट उनके बीच तो विश्वास कम हो जाता है। मेहना फील्स थ्रेटेंड बाय सावित्री ग्रोइंग इंडिपेंडेंस while सावित्री feels unsupported and misunderstood। यहाँ पर जो महेंद्रनाथ सोचता है कि सावित्री जो है इंडिपेंडेंस हो रही है तो उसके लिए खतरा बन रहा है, और इधर सावित्री सोच रही थी कोई उसका सपोर्ट करने वाला नहीं है और उसके अंदर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही थी। दिस ग्रोइंग डिस्कनेक्टेड रिजल्ट इन पुअर कम्युनिकेशन एंड इमोशनल डिस्टेंस मेकिंग दियर रिलेशनशिप फ्रेगाइल। यानी जो है ये जो चीजें होती हैं इनके, यानी उनके बीच जो है पुअर कम्युनिकेशन था, वो लोग खुलकर बात नहीं कर पाते थे, इसके कारण जो उनका रिलेशनशिप है वो टूटने लगा था। पोटेंशियल फॉर एम्पावरमेंट। Despite the difficulties, the crisis also given Savitri a chance to discover her own strength and independence by stepping out of traditional gender roles and managing both home and work. She challenges old customs. This empowerment, however, comes at a cost. She has to bear a lot of stress and emotional strain, and the family's unity suffers as a result. इसके बाद हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस इन हाफ वे हाउस डीपली अफेक्टेड बोथ महेंद्रनाथ एंड सावित्री दो इन डिफरेंट वेज। महेंद्रनाथ स्ट्रगल्स विद लॉस ऑफ आइडेंटिटी रेस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम while सावित्री टेक्स न्यू responsibility that strain her physically and emotionally. Their changes roles cause tension and misunderstanding in their relationship. Ultimately, the crisis exposes the fragility of their family structure and forces them to confront new relatives. Through this, Mohan Rakesh highlights the how economic hardship not only impact financial stability but also change traditional social rules and personal identities within family। यानी यहाँ पर मोहन राकेश कहना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है वो हमारे जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करता, बल्कि हमारे जो है फैमिली जो चीजें हैं उनको भी इफेक्ट करता है और हमारे सोशल रोल्स को भी बदल सकता है और जो है पर्सनल आइडेंटिटी है उसको भी इफेक्ट करता है। यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में।